प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का क्लास इंटर का हम लोगों ने जो इसके पहले पढ़ा है कूलाम का नियम, उसके आगे आज हम शुरू करेंगे वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हम एक चीज़ जानेंगे कि Q आवेश से आवेशित एक कण हमने यहाँ पर रख दिया। अगर ये चार्ज, इस पर Q चार्ज है, तो इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें हम किसी दूसरे पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार के चार्ज को लेकर आते हैं, तो उस चार्ज पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव होता है। उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना ये इस तरह से इसके आसपास क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसके बाहर यहाँ पर -Q चार्ज हम लेके आते हैं, तो इनके बीच कोई बल कार्य नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये आवेश इस रेखा को पार करता है, अंदर आता है, तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो हम ये कहेंगे कि यानी कि इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ हो गया। यानी हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को देखना है। तीव्रता क्या चीज़ होती है? क्या आवेश को हमने यहाँ पे रखा तो सब जगह वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा या समान होगा, ये देखना है। तो हम देखेंगे कि सभी जगहों पर वैद्युत क्षेत्र समान नहीं होगा। क्यों? यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस आवेश को हम यहाँ पर एंटर कराते हैं, मान लीजिए यहाँ आ गया, इसके बीच की दूरी r है, एक बल कार्य करेगा, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। अब इसको हम यहाँ लेकर आ गए, ये आ गया यहाँ, तो यहाँ दूरी r/2 हो गई, इनके बीच की दूरी कम हो गई। जब दूरी कम हो गई तो इनके बीच लगने वाला बल का मान अधिक हो गया। इस प्रकार और नज़दीक लेके आते हैं, यहाँ पर Q लेके आए तो ये r/4 हो गया। अब इनके बीच की दूरी और कम हो गई तो इनके बीच लगने वाला बल और अधिक हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे इस परीक्षण आवेश को या बाहरी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश के नज़दीक की तरफ लाते हैं, तो उस पर लगने वाला बल का मान बढ़ता जाता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है? ध्यान देंगे फिर से, ये एक आवेश है, इस आवेश के कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। इस परीक्षण आवेश को हम यहाँ से अंदर की ओर लेके आ रहे हैं, तो किसी भी बिंदु पर हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे, उस बिंदु पर हम रोक देते हैं और इसके बीच लगने वाले बल की गणना करते हैं, वो F। और जिस परीक्षण आवेश को लेके आ रहे थे, उस आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इस सूत्र को देख करके आपको पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि F का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा और ये Q तो वही रहेगा, यानी Q कांस्टेंट रहेगा और इस F की वैल्यू अलग अलग जगहों को बदलने पर F का मान अलग अलग होगा, इसलिए F/Q की वैल्यू चेंज होगी। तो
जहाँ पर f का मान अधिक होगा वहाँ e का मान अधिक होगा, जहाँ पर f की वैल्यू कम होगी वहाँ पर e की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ। किसी भी आवेश को हम कहीं रख देंगे, उसके आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन उससे जितना ही हम दूरी की तरफ जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमज़ोर होती जाएगी, और उसकी तरफ नज़दीक की तरफ आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि है क्यों? इसको हम लोग देख रहे हैं कि बल भी एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में एक अदिश का जब गुणा होता है तो हमें भाग होता है तो हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है। अब इसी को फार्मूले को हम E=F/Q के रूप में भी लर्न करते हैं, याद करते हैं। और अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पता रहेगी किसी भी बिंदु के लिए, तो उस बिंदु पर उस आवेश पर कितना बल कार्य करेगा हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, Q/E। यानी इस फार्मूले से हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें E की वैल्यू पता है और इस आवेश को हम यहाँ लेके आते हैं तो उस पर कितना बल लगेगा, इस फार्मूले से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र में हम किसी परीक्षण आवेश को जब लेकर आते हैं तो किसी बिंदु पर उस पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E=F/Q होता है। अब यहाँ से F=Q/E निकाल रहे हैं तो ये किसके लिए है? ये तो एक आवेश रखा है, इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। हम एक परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, इसमें इस बिंदु पर अगर लेके आए, इस बिंदु पर अगर E की वैल्यू दिया गया है हमें और ये Q है, तो हमसे पूछा जाएगा कि उस बिंदु आवेश पर या उस परीक्षण आवेश पर कितना बल कार्य करेगा, तो हम F=Q/E से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इससे हम विमीय सूत्र निकालना चाहें, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? F का mL/10⁻² होता है और Q=IT होता है, I का एम्पियर, T यानी इसका AT होता है। तो हम AT लिख लेंगे यहाँ पर और हम भाग दे देंगे, तो mL A इनवर्स और T⁻³ हो गया। तो इस तरह से हम इस वैद्युत क्षेत्र की का विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु
आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो हमने एक आवेश प्लस क्यू यहाँ पे रख दिया और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0, इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। यानी पॉइंट O पर एक आवेश प्लस Q रखा हुआ है, इससे R दूरी पर बिंदु P पर एक टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला होगा। ये जो पॉइंट P लिया गया है वो इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही कहीं पर है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्लस Q और Q0 के बीच लगने वाला बल, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है E = F/Q0। इसी फार्मूले से हम E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे प्लस Q तथा Q0 आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर, इसको हम दो तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल या ये वाला आवेश इस पर जो बल लगा रहा है बाहर की तरफ वो बल, यानी कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल हम कैलकुलेट कर रहे हैं या दोनों के बीच लगने वाला बल को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ही बात को दो तरह से कहा जाता है, हम आसानी से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू Q और Q0/r²। यानी ये आवेश रखा गया, इस आवेश पर इस आवेश के कारण लगने वाले बल यानी बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश Q0 रखा है उस पर लगने वाले बल की गणना ये कर ली गई। इसे हम चाहें तो वेक्टर में भी दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा Q0। F की वैल्यू ये आई है 1/4πε0 Q0/r² और इसके बटे में होगा Q0। हम देख रहे हैं Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E = 1/4πε0 Q/r²। इस तरह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये व्यंजक स्थापित हो जाएगा। इसी को हम इस वेक्टर के रूप में लिखें, चाहे इस तरह भी फार्मूले के रूप में हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब कहने का मतलब है कि इस आवेश को हमने यहाँ पर रखा था, इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P लिया और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कैलकुलेट की। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा
कि हम कोई एक परीक्षण आवेश लेके आएंगे, यहाँ पर रखेंगे, इन दोनों के बीच लगने वाले बल का गणना करेंगे और उसके बाद इस Q0 आवेश से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज़ इसमें और समझेंगे हम कि यह तो एक आवेश यहाँ रखा था और इसके कारण इस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि Q1, Q2, Q3 और यहाँ पर कोई पॉइंट हम P ले लें, इसको हम A पॉइंट कह सकते हैं, इसे B पॉइंट कह सकते हैं, इसे C पॉइंट कह सकते हैं। इस एक आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है। अगर कई आवेश रखे हों और उन कई आवेशों के द्वारा किसी एक बिंदु पर उत्पन्न होने वाले या लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लाएंगे और इसके बीच लगने वाले बल की गणना करेंगे और फिर उस परीक्षण आवेश से डिवाइड करेंगे तो E1 कैलकुलेट करेंगे, इसके बीच फिर E2 कैलकुलेट करेंगे, इसके बीच E3 कैलकुलेट करेंगे और उन तीनों का, क्योंकि ये वेक्टर राशि है इसलिए सदिश योग E1, E2, E3 अगर और भी जोड़ दें इसमें आवेश तो हम डैश डैश करके En तक कर सकते हैं। यानी कि इसको हम समझेंगे कि अगर बहुत सारे आवेश कहीं रखे हों किसी तल पर और उनके मध्य कहीं आसपास एक पॉइंट P ले लिया जाए और इस पॉइंट P पर अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम सबके लिए E1, E2, E3, E4 डैश En कैलकुलेट करेंगे और उनका सदिश जोड़ इस तरह से हम निकालेंगे तो हमें उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर टोटल वैल्यू वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है इसको नोट कर लें, अच्छी तरह से तैयार कर लें। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लें कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी कोई, तो किस कंडीशन में इसकी दिशा कैसी होती है ये थोड़ा हमें समझना है। ये अगर प्लस चार्ज है, ध्यान से समझेंगे, अगर प्लस चार्ज है तो हमें E की दिशा ये मिलती है और अगर ये माइनस चार्ज है, माइनस Q, तो E की दिशा ये होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q चार्ज से, प्लस चार्ज से दूर की तरफ और माइनस चार्ज से उसी की तरफ होती है। तो कभी भी हमसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछी जाए तो हम बताएंगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर की तरफ, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब इसको जो है अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, नोट्स बना लेंगे। और इंटर वाले बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए, क्योंकि जो भी पढ़ा दिया जाएगा वो दोबारा पढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। वो दोबारा तभी पढ़ सकते हैं जब हमें समय वापस दोबारा मिलेगा। तो समय का अभाव होगा तो हम दोबारा इस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं अपना नंबर दे करके और घर पे काम करें। बुक्स वगैरह मार्केट में मिल रही है, उनका इंतज़ाम कर लें और पढ़ने की कोशिश करें।